वेलकम टू लेट्स रीड। ये जो आपका चैप्टर है ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 10th क्लास की है जो, और उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है वो क्या होता है, इसकी फीचर क्या है, और एक दूसरा सिस्टम कौन सा है जो फेडरलिज्म का कंट्रास्ट है, मीन्स उसके जो अपोजिट है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम फेडरलिज्म के बारे में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं, चाहे किसी चैनल पर भी देखें, तो उसके बाद अपनी बुक से अच्छे से जरूर रीड करें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आप सिर्फ किसी भी वीडियो के भरोसे रहेंगे तो आप उसको जल्दी से भूल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके बाद एक बार किसी भी अपनी अच्छी जो बुक आपकी एनसीईआरटी बुक उसको अच्छे से रीड कर लें। अब देखते हैं कि सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है। जो फेडरलिज्म है एक सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम गवर्नमेंट बनाते हैं। वो गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करती है, और किस किस तरह से शेयर करती है, कई लेवल पर, मल्टीपल लेवल पर शेयर करती है। एटलीस्ट दो तो होते ही हैं फेडरलिज्म के अंदर, जैसे सेंटर अथॉरिटी हो सकती है या फिर उसकी कई अलग तरह की यूनिट हो सकती है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी एक सेंटर यूनिट है, फिर हमारी स्टेट यूनिट है, और फिर जो हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से जब पावर को शेयर किया जाता है उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है फेडरलिज्म। ये एक पावर शेयरिंग का तरीका है। कुछ कंट्रीज देखते हैं जहां पर जो है फेडरलिज्म की है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी एक जैसे कंट्री है रूसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। एशिया के अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे हमें मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जो हमारा। अफ्रीका के अंदर भी कई सारी कंट्री है, और इसी तरह से जो यूरोप के अंदर जो कंट्रीज है वो आती है। लेकिन कुछ जो कंट्रीज है वो सिर्फ बाय नेम ही फेडरलिज्म है, और कुछ एक्चुअल में फेडरलिज्म होती है। जैसे अगर आप रशिया का सिस्टम देखें तो वहां पे है ना, कहने के लिए फेडरलिज्म है, लेकिन जो तरीका है शायद वहां पे एक यूनिटरी गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं है। जो पुतिन है वही ज्यादातर वहां पे हर तरह के डिसीजन लेते हैं। ओके, हमारे आस पड़ोस के देश में जो पाकिस्तान है वो भी फेडरलिज्म आता है, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है वो ज्यादातर किसके द्वारा चलाई जाती है, मिलिट्री के द्वारा चलाई जाती है। हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री क्यों है, फेडरलिज्म की जो फीचर्स क्या है। एक बार आप मैप अच्छी तरीके से देखिए और कंट्रीज के नेम पढ़िए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन कंट्रीज में से कौन सी फेडरलिज्म है, या फेडरलिज्म कंट्रीज का कोई एग्जांपल दीजिए, यूनिटरी कंट्री की एग्जांपल दीजिए। तो इस तरह से जो चाइना है जैसे वो एक यूनिटरी सिस्टम है, जापान के अंदर एक यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। जो इजिप्ट कंट्री है यहाँ पे, उसके अंदर क्या है, एक यूनिटरी सिस्टम है। तो इस तरह से कुछ कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस मैप को भी एक बार ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा था कि जो फेडरलिज्म है वो क्या होता है, जब पावर को शेयर किया जाता है एटलीस्ट 2 लेवल्स तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब जो दूसरा सिस्टम था वो है यूनिटरी, और एक सिस्टम हमारा जो फेडरल है हम पढ़ ही रहे थे। यूनिटरी सिस्टम देखते हैं। यूनिटरी सिस्टम होता है जब किसी भी देश के अंदर सिर्फ एक ही लेवल पर गवर्नमेंट बनती है, उसको बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। फेडरल में क्या होता है, जो ये गवर्नमेंट है वो दो या दो से ज्यादा लेवल पर बनती है। जो यूनिटरी सिस्टम है वहां पे जो पावर है उसको शेयर नहीं किया जाता किसी भी लेवल पे, लेकिन यहाँ पे सब यूनिट्स बनाई जाती है, कुछ एक सब यूनिट्स बना दी जाती है जिनको कुछ पावर दी जाती है, जो कंट्री को रूल करने वाली गवर्नमेंट है। लेकिन जो वो पावर है वो भी एब्सोल्यूट नहीं होती। उसका ये मतलब नहीं होता कि जो सब यूनिट है वो किसी भी तरह से उस पावर का इस्तेमाल कर ले, बल्कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देगी, जो कंट्री की गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देगी, सिर्फ उसी तरह से वो उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी समय वो पावर उनसे वापस भी ली जा सकती है। लेकिन जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर क्या करेंगे, पावर को शेयर किया जाता है, और ऐसा नहीं होता कि जो पावर है वो कभी भी वापस ले ली जाएगी।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं या फिर जो भी इस कंट्री के रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से पावर को डिवाइड किया जाएगा सब यूनिट्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर, वो उसी तरह परफॉर्म की जाएगी। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। वैसे आप ये पॉइंट्स भी फीचर्स में ऐड कर सकते हैं। जो फीचर्स है फेडरलिज्म की, हमने पढ़ा कि मोर देन वन लेवल होता है, एक से तो ज्यादा होगा ही होगा, एटलीस्ट टू या टू से मोर। जो लेवल है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट होती है जैसे सेंटर की, स्टेट की, लोकल गवर्नमेंट, वो सेम सिटीजन्स को रूल करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे मैं हरियाणा से हूँ और हमारे ऊपर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करेगी और हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी रूल करेगी। साथ में जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो भी हमारे लिए कुछ नियम कानून बनाती है, जो छोटे मोटे उनके जुडिक्शन के अंदर एरिया आता है। अब देखते हैं जुडिक्शन क्या होता है। जुडिक्शन होता है लीगल अथॉरिटी, किसी चीज के ऊपर जो हमारा कानूनी रूप से जो अधिकार होता है उसको बोला जाता है जुडिक्शन। फेडरलिज्म के अंदर हर एक जो गवर्नमेंट होगी, हर एक लेवल की गवर्नमेंट होगी, उनकी अपनी अपनी लीगल अथॉरिटी होती है। जैसे मान लेते हैं हमारा घर है, तो वहां पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अगर आप घर के अंदर आ रहे हैं आपको जूते बाहर उतारने पड़ेंगे, आप किस तरह से बैठेंगे, हम रूल्स बना सकते हैं सिर्फ हमारे घर के लिए, लेकिन हम हमारी सिटी के लिए इस तरह से रूल नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी जो जुडिक्शन है, जो हमारा लीगल राइट है, वो हमारे घर तक ही सीमित हो जाता है। ठीक है। हाँ, कुछ एक केस में अगर पार्क को कैसे यूज करना है, लेकिन उसको हम कोई सिंगल पर्सन उसके बारे में रूल नहीं बना सकता, फिर वो कम्युनिटी के अंदर आ जाता है। ओके, तो कहाँ तक हमारा कानूनी अधिकार है उसको बोला जाता है जुडिक्शन, लीगल अथॉरिटी। जुडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है कि आप कितनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या आपका एरिया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी कंट्री के अंदर, और जो समुद्र होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है, तो जो ये 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र होगा, वहां तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, रूल होगा। ठीक है। और साथ में जो कंट्री के अंदर है, आगे भी जो हमारा मैप है वो पूरा, ये सिर्फ मैंने समुद्र के लिए, सी को दिखाने के लिए नीचे से ड्रॉ किया था। जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसका सिर्फ स्टेट के अंदर होगा, जैसे हरियाणा का हरियाणा राज्य के अंदर, दिल्ली का दिल्ली सरकार के, दिल्ली के अंदर। ठीक है। उसके बाद आती है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी फेडरल सिस्टम में, वो किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किए जाते। जैसे मान लेते हैं अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट सोचने लग जाए कि हमें राष्ट्रपति जो रूल है, सॉरी, जो राष्ट्रपति जो वोटिंग सिस्टम है उसको चेंज करना है, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट है, वो यूनिटरीज को चेंज नहीं कर सकते। तो जो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनको यूनिलेटरली कोई एक सरकार एक तरीके से चेंज नहीं कर सकती। जो कोर्ट है उनको पावर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए। साथ में जो गवर्नमेंट्स के अंदर इंटर गवर्नमेंट या फिर इंटर स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट के अंदर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उनको रिजोल्व कौन करता है, कोर्ट करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंटरप्रिटेशन का जो सबसे बड़ा राइट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके पास राइट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली राइट दिया गया है कि वो क्या करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे। ओके। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट है या हाई कोर्ट है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाई कोर्ट सिर्फ जो स्टेट के अंदर जो कुछ एक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कस कर सकती है, उनके ऊपर बता सकती है कि इसका ये मीनिंग होगा, लेकिन वो पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट नहीं करती। जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो भी पहले ही बताया जाता है कि किसको कितना मिलेगा, कौन कहाँ से कलेक्ट करेगा, किस परसेंटेज ऑफ टैक्स को किसको दिया जाएगा। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो है कंट्री की यूनिटी को सेफ गार्ड करना, जो कंट्री है उसको एक बनाए रखना, ताकि जो कंट्री के अंदर क्या है, कोई सिविल वॉर जैसी कंडीशन ना हो, कोई भी जो पर्सन है वो डेवलपमेंट लेने से छूट ना जाए। और एक है रीजनल को डाइवर्सिटी को प्रमोट करना या मेंटेन करके रखना। हमारी जो कंट्री है यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो इस तरह से जो हमारी कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है।
रीजनल डाइवर्स है, अलग अलग तरह की, जो हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज भी है। आप बताइए कितनी यूनियन टेरिटरीज है? जो दादर नागर हवेली और दमन दीव के मर्जर के बाद कितनी कुल टेरिटरी बन गई थी, ये यूनियन टेरिटरी बनी थी, ये आप बताइएगा। तो जो ये रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करके रखती है, क्योंकि हर एक स्टेट के लोगों को राइट मिल जाता है कि वो खुद को किस तरह से रूल करे। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो उससे क्या होता, शायद वो सभी के लिए, सभी की नीड के अकॉर्डिंग रूल ना बना पाती। लेकिन अब हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट होने की वजह से अपनी लैंग्वेज, अपनी एजुकेशन, अपने रूल रेगुलेशन स्टेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं जो समुद्र के पास स्टेट है उनकी अलग ज़रूरतें हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं उनकी अलग ज़रूरतें हैं, जो प्लेन एरियाज़ के अंदर रहते हैं उनकी अलग ज़रूरतें हैं। तो इस तरह से लोगों को अपने ऊपर रूल करने का, अपने लिए रूल्स बनाने का राइट्स मिल जाता है फेडरलिज्म के थ्रू। तो ये हमारी फेडरलिज्म की फीचर्स थी। आप इसको जो बुक्स है एक बार उससे भी अच्छी तरह से पढ़िएगा, तभी आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ भी आएगा। अगर आपको ये जो कंटेंट है अच्छा लगता है तो आप इसको अपने एग्जाम्स के लिए भी लिख सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।